नमस्कार दोस्तों। आज हर तरफ तालिबान, कंधार, आतंकवादी, पंजशीर और काबुल, इन शहरों का नाम, साथ ही लगातार हर मीडिया हाउस, हर चैनल पर आपको दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भागते हुए लोग, कोई हवाई जहाज के पहिए में चढ़ के जा रहा है, कोई दीवार क्रॉस कर रहा है, कोई जान की बाजी लगा रहा है। फिर हाल ही में बम धमाके भी हुए और इस तरह के सीन पूरी दुनिया में लगभग हर मीडिया हाउस, हर चैनल और हर वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तालिबान एक राज शुरू हुआ है अफगानिस्तान में और इसका पर क्या असर पड़ेगा, यह हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे ज्यादा मतलब हमें अपने घर से है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जिनको आप लोग समय समय पर विभिन्न टीवी चैनलों पर देखते होंगे। पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और आप जो है जो कई तरह के मामले, जिसमें से तालिबान भी शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय मसले भी शामिल हैं, उस पर भी आपका काफी दखल है। तो आज डॉक्टर गुलरेज, हम यह जानेंगे कि ये जो तालिबान रूपी समस्या है या तालिबान रूपी दानव है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप बताइए। सभी को जय हिंद। देखिए, भारत सरकार समेत दुनिया भर की अधिकांश सरकारें इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से चरमपंथी जो गुट होते हैं उनके मॉरल्स हाई होंगे और उसका प्रभाव डेफिनेटली भारत पर भी पड़ सकता है, दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ सकता है और एक नया स्वरूप भी जागृत हो सकता है कि जो सेंट्रल एशिया में आग लगा दे, तो इससे भी कोई मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बात पर्टिकुलरली यदि भारत की करें तो हमको कहीं ना कहीं इस विषय को ध्यान में रखना है कि जो हमारा कश्मीर अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो वो भी हमारा ही हिस्सा अब वो तालिबान की अप्रोच में आ गया है। तालिबान की कदम वहां आराम से पड़ सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान जो है वो सेफ हेवन रहा है पिछले 20 साल से, जब से अमेरिका की वहां पे जंग चल रही थी 9/11 के बाद से तालिबान के लिए। और तालिबान को जिसने चलाया फाइनली इट वाज द आईएसआई, उस हद तक चलाया कि जो उनके पूर्व जो आईएसआई के चीफ थे 2014 में, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हमने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराया और अब हम अमेरिका की मदद से आईएसआई, हम मतलब आईएसआई अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में हरा देगी। तो ये होते हुए हमको दिखा है तालिबान के लिए, चाहे वह ट्रीटमेंट हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में निवेश करना हो या अपने बच्चों की परवरिश करना हो, उन सब के लिए तालिबान का जो नेतृत्व था उसके लिए चाहे पेशावर हो चाहे कुएटा हो, इनके बाहर तो यहाँ तक टाउनशिप बन गए थे जिसमें तालिबान के जो नेतृत्व था वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा था, बंगले बना रहा था, वो अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट भी कर रहा था यदि इंजर हो रहा था तो, या फिर रिक्रिएशन के लिए भी वो पाकिस्तान आता था जब वो वॉर से ऊब जाता था। तो इस हद तक इनके संबंध रहे। अब डेफिनेटली पाकिस्तान चाहेगा कि जो प्रॉक्सी वार में वो भारत को एंगेज करके रखता है, इतने 47 अभी तक उसने भारत को लगा रखा है एक प्रॉक्सी वॉर में कि हम अपना वेस्टर्न फ्रंट को ही संभालते रहे हैं, तो वो प्रॉक्सी वॉर वापस से कश्मीर में हो। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब जो भारत की स्थिति है वो 90s वाली नहीं है। 90s में क्या हुआ था जब यूएसएसआर की जंग खत्म हुई थी अफगानिस्तान में, तो जो वहां पर जो लड़ाके थे उनको पाकिस्तान ने पुश किया था कश्मीर में। लेकिन आज हमारी सिक्योरिटी की स्थिति अलग है, वहां से बहुत अलग है। 90s से हमारी जो इंटेलिजेंस है, इंटेल है, वह बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। हमारी सिक्योरिटी बॉर्डर की जो है वो काफी हद तक बीफ्ड अप है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है वहां की जो इंसिडेंसेस हो रहे भारत के ऊपर। तो ये हुआ, लेकिन मुझे कुछ जी अब अभी आप अक्सर देखते होंगे भारत के राजनीतिक हलकों में और मीडिया के जो डिबेट्स चलते रहते हैं, उसमें कोई कहता है, कोई पक्ष कहता है कि मोदी को ऐसा करना चाहिए था, भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए था,
और हमारी यूएन में भी माना जा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर था। तो ऐसे में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए तालिबान को लेकर? देखिए, जहां तक इंटेलिजेंस फेलियर की बात है, मैं बोलता हूं इंटेल फेलियर था CIA का, ना कि भारत का। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती है, लेकिन भारत ने अपने मिशन जो थे, जो एक्सेप्ट फॉर काबुल, जो बाहर की सिटीज में थे, उनको 4-5 महीने पहले ही वाइंड अप करना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेरिका जो था, उसके मिशन बहुत लेट जाकर वाइंड अप हुए। जो CIA का इंटेल था, वो क्या कह रहा था वॉशिंगटन में? वो तो ये कहते थे ना कि 1.5 साल से 2 साल लगेंगे काबुल के गिरने में, लेकिन 1.5 हफ्ता भी नहीं लगा और फॉल ऑफ काबुल हो गया। और ये बात हम नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे थे, उनको पता नहीं था। क्योंकि यदि उनको पता होता, वो वास्तव में ये इस बात को नहीं मानते होते कि काबुल एकदम नहीं गिरेगी और वहां पर समय लगेगा और घनी की सरकार रहेगी, तो ऐसे हमको दृश्य नहीं दिखते कि अमेरिका स्ट्रगल कर रहा था, वो कर रहा है आज की तारीख में भी अपने लोगों को निकालने में। तो इंटेल फेलियर भारत की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने तो अपने अधिकांश मिशन को 4-5 महीने पहले ही वाइंड अप कर दिया था। और उसका एक कारण और भी है। मैं जानता हूं कि जब आप हिंदुस्तान टाइम्स को कवर करते थे, तो HT की तरफ से ही शायद गए थे अफगानिस्तान, जब वहां पर वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका ने हमले करना शुरू किए थे, और आप कई महीने वहां पर रुके हैं। तो आप इस बात को ज्यादा अच्छा जान सकते हैं। हम तो डिस्टेंट लर्नर हैं, पढ़ पढ़ के चीजों का अध्ययन करके समझते हैं, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटी चेक की है, गैज किया है। अमेरिका का जो वहां पर इंटेल रहता है ना, वो कैसा रहता है कि वो काबुल सेंट्रिक है। और जो भी वहां पर इंटेल गैदर करता है, जहां तक मुझे अपने दोस्त लोग जो जैसे आप हैं या फिर अभिजीत यस, मित्रा है, जो लोग वहां पर यस, जाकर चीजों को गैज किए हैं, वो बताते हैं कि अमेरिकन जो जाते हैं वो हमवी में बैठ के जाएंगे, फोर्सेस के साथ जाएंगे, और वो जाते से ही मैकडोनल्ड्स ढूंढेंगे वहां पर। तो उनको इंटेल नहीं मिल पाता। लेकिन जो भारतीय जाता है, वो आम अफगानी से जुड़ जाता है। और यदि आप आज भी सर्वे करवाएं, तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति टॉप फर्स्ट या सेकंड कंट्री में होगी जिनके ऊपर सच में आम अफगानी विश्वास करता है। तो भारत का इंटेल फेलियर कहीं नहीं था, ये भारत के कर्तव्यों में दिख रहा है। और आज भी देखिए ना कि हमारे कुछ उंगलियों पे गिन लो इतने लोग हैं वहां पर जिनको हम ले आएंगे। मुझे लगता है 31 से पहले आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भारत का इंटेल वहां पर कहीं फेल नहीं हुआ। लेकिन अभी जो आप पूछ रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है राजेश जी, हमको अभी वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। क्योंकि अभी तो धूल उड़ा है। एक बार धूल को जम जाने दें, पिक्चर क्लियर होने दें। और हमारे जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो हमारा जो भी कर्तव्य होगा, इस पर डिपेंड करेगा कि तालिबान की सरकार वहां पर विमेन्स ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स पर किस तरह से व्यवहार करती है, अपनी जो भूमि है उसको आतंकवाद के लिए तो नहीं उपयोग करने देती, उसके ऊपर हमारा कर्तव्य निर्भर करेगा। और मुझे दूसरी चीज एक और भी लगती है कि अभी हमको वेट एंड वॉच इसलिए भी करना चाहिए, कुछ भी किए बिना। क्योंकि लेट अस सी कि इनमें और ISI में कितने ज्यादा गैप्स और फिशर्स डेवलप होते हैं। क्योंकि अभी तक तो ये था ना कि 20 साल से अमेरिका वहां पर अटैक कर रहा था, तो तालिबान का जो टॉप नेतृत्व है, उनके और उनकी फैमिली के लिए सेफ हेवन कोई थी तो पाकिस्तान थी। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी। अब तालिबान के पास चूंकि एक कंट्री है अफगानिस्तान, तो हो सकता है कि वो अब पाकिस्तान से निकलकर अपने बीवी बच्चों को लेकर अफगानिस्तान आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर क्या इतना ही ISI का कंट्रोल रहेगा, ये देखना है। और ये कैसे गैज होगा पता है? जो हक्कानी को वहां पर तालिबान ने एंगल्फ किया है अपनी नई सरकार, तथाकथित सरकार, क्योंकि सरकार जब भी होती है जब हमारा देश सहित दूसरे देश उसको रिकॉग्नाइज करें। अभी तक फॉर्मली, इनफॉर्मली तो चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, लेकिन फॉर्मली अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो तथाकथित सरकार में जो, क्या नाम है उनका, सिराजुद्दीन हक्कानी, शायद इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग, इनिशियल सिराजुद्दीन है, बट ही इज अ हक्कानी। तो वो हक्कानी को काफी बड़ा रुतबा वहां पर मिल रहा है। एंड व्हाट इज हक्कानी? हक्कानी इज अ स्टूज ऑफ ISI। अब ये देखते हैं कि जो तालिबान का टॉप नेतृत्व है, उनमें और हक्कानीज में कितना बनती है, या फिर वहां पर एक स्ट्रगल शुरू होती है हायरार्की को लेकर
कि प्राइम मिनिस्टर कौन लेगा, बड़े पोर्टफोलियो किसके रहेंगे, अल्टीमेटली चलेगी किसकी। तो यदि वहां पर कुछ फिक्चर्स होते हैं डेवलप, तो भारत को उन फिक्चर्स को भरने में काफी मौका मिलेगा। दूसरा हमको ये भी देखना है कि ये दो लोग जो अभी भी वहां पर पुरानी सरकार के किसी तरह की निगोशिएशन कर रहे हैं, एक तो हमीद करजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता कि इनको खुद को कुछ रोल मिलेगा, लेकिन इनके जो नुमाइंदे होंगे उनका क्या रोल रहता है, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे होंगे डेफिनेटली दे विल बी विथ इंडिया, तो इंडिया के पास वहां भी एक स्पेस मिलती है। तो अभी जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमको। हो सकता है कि 6 महीने के बाद ही तालिबान ये कोशिश करे कि आईएसआई के चंगुल से निकलने की, क्योंकि क्या होता है ना, ये तो जो है ये तो टेररिस्ट हैं, लेकिन बच्चे भी जो होते हैं वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते, और इनके माँ बाप कौन है, वो पाकिस्तान और आईएसआई है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कंट्रोल छोड़ते हैं, अब ये बच्चे जो है इनके पास हुकूमत आ गई है, तो ये कितना वहां के आईएसआई के कंट्रोल में रहेंगे वी नेवर नो। और पिछली बार तक स्थिति ये थी कि आईएसआई के ऊपर ये बहुत हद तक डिपेंडेंट थे पिछले तालिबान की सरकार में, कि इनको फंडिंग होती थी। अब फंडिंग के लिए इनको एक नया प्लेयर मिल गया है, चाइना जिसका नाम है, तो अब ये फंडिंग के लिए शायद पाकिस्तान के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं रहे जितने चाइना पर रहेंगे। और चाइना हमारा एंटी है, ये बात सच है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि चाइना के होने से एक फायदा ये है कि चाइना वहां की जमीन को टेररिज्म के लिए नहीं पनपने देगा। अगर वो तालिबान को फाइनेंस करता है तो क्यों, क्योंकि यदि वहां पर टेररिज्म पनपता है तो जो बखान कॉरिडोर 80 किलोमीटर का है, वहां से उसका शिनजियांग लगता है, और शिनजियांग को बड़ी मुश्किल से उसने सेटल किया है, तो वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट हो चाइना के शिनजियांग में। आपको पता है जो चाइना की आर्मी है जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उन्होंने 4 पॉइंट अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में के हैं उनके, कि जिसके लिए वो एट वॉर जा सकती है। सबसे पहला तो पॉइंट है ताइवान, दूसरा है एक है आई एम फॉरगेटिंग द क्रोनोलॉजी, लेकिन एक है ताइवान, दूसरा है तिब्बत, तीसरा है साउथ चाइना सी, और चौथा है शिनजियांग। यदि इनके ऊपर कुछ भी होता है तो उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफिशियली कहती है कि वो एट वॉर जा सकते हैं। तो यदि चाइना वहां से कमाता है तो हमको तकलीफ तो होगी, लेकिन चाइना की प्रेजेंस जो है वो उस तरह से आतंकवाद को वहां नहीं पनपने देगी, बिकॉज ऑफ हर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि वो यदि वहां पर आतंकवादी शिविर वापस शुरू होते हैं जैसे तालिबान 1.0 में हुए थे, तो डेफिनेटली वो जाएंगे शिनजियांग में, जो कि चाइना को जला देंगे। तो भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, और भारत के पास अपॉर्चुनिटी बहुत सी चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की भी हो सकती है जब फिशर्स बनते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आई एम वरीड राजेश जी कि हमारा इंटेलिजेंसिया और विशेषकर हमारा मीडिया ये सब बातें सोचता है कि वहां पे महिलाओं के साथ ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। अरे भैया वो वहां पे हो रहा है ना, हमको तो हमारा सोचने जरा। हमारे पास मेरे हिसाब से, हो सकता है आप मेरे एनालिसिस से एतबार नहीं रखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुए हैं इसकी वजह से पाकिस्तान अभी कुछ साल, 2 साल 3 साल शायद बहुत ज्यादा वहीं पर लग जाएगा उसका ध्यान, कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कैसे रोक सकता है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलिजेंस भी जो है वो तालिबान के साथ है, वो वहां पर विस्फोट करते हैं, और वहां पर उनकी सरकार को आईएसआई के माध्यम से कैसे कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी नहीं चाहेगा कि चाइना का नियंत्रण ज्यादा हो जाए तालिबान पे बनिस्बत आईएसआई के, तो उधर भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिफ्ट चलेगी। चाइना भी वहां पर, क्योंकि खनिज पदार्थ की जो बात आती है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और इस चीज को चेक करने के लिए कि शिनजियांग में कुछ नहीं हो, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको भी बैक स्टेप तो नहीं कर रहा है प्लस जो बलूचिस्तान में जिस तरह से चाइनीज को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको वो कहते हैं, कि जो सीपैक है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ड्रैगन है, वो ड्रैगन का सर है, तो उसका एक्सपेंशन वो अगर चाहता है अफगानिस्तान में करना, तो उसकी सिक्योरिटी पे भी उसका बहुत ध्यान रहेगा। तो ये एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत के लिए 1947 के बाद पहली बार, क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर ही कंसंट्रेट करते रहे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, और ईस्टर्न बॉर्डर पे चीन से अपने आप को बचाने के लिए, और हमने कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जो इतना बड़ा इंडियन पेनिनसुला है, जो इतनी बड़ी हमारी समुद्री सीमा है,
वहां पर हम जिस प्रकार से डेवलप हो सकते थे हम नहीं कर पाए इन दोनों पड़ोसियों की वजह से, चाइना और पाकिस्तान की वजह से। अब जब ये अफगानिस्तान में इनका ध्यान है तो हम अपने जो नेवल एसेट्स है, और आप ये मत भूलिए कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है विश्व का 50% व्यापार वहां से होता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर यस होगी तो वो इंडो पैसिफिक में होगी, कहीं नहीं होगी, और भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और भारत उस समय इतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जितना यूएसएसआर का सेकंड वर्ल्ड वॉर में था। तो हम एक जी महाशक्ति के रूप में उदय हो सकते हैं अगर हम जी। अपने नेवल पावर को बना ले, जब ये दोनों मुल्क जो है हॉस्टाइल कंट्री चाइना और पाकिस्तान वहां पे लगे हुए हैं। अब जैसा आपने कहा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि हमारे लिए ये ईश्वर ने कोई एक चांस दिया है भारत को। अब इसमें एक पॉइंट और था कि तालिबान हो या अलकायदा हो या पाकिस्तान का अंदर के मन में चाइना के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा है जिंगजियांग को लेके। जिस तरह से मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, जिस तरह से उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया है, जिस तरह से धर्म को या मजहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल अलकायदा हो, तालिबान हो, ये कभी ना कभी आईएसआई के चंगुल से तो बाहर होंगे ही। चाइना से कितनी भी फंड ले लें, कितनी भी फंडिंग ले लें, ये उसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे। लेकिन क्या भारत को नॉर्दर्न अलायंस इस समय बहुत मजबूत है? नॉर्दर्न अलायंस की इस समय बहुत अच्छी स्थिति है। भले ही आज लोगों को लग रहा है कि वो हार गया, या फिर लोगों को लग रहा है कि तालिबान ने सबको हरा दिया और अमेरिका भाग गया, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस आज भी मजबूत है। तो क्या भारत को नॉर्दर्न अलायंस के साथ जाना चाहिए? राजेश जी, आप मुझे बताएं भारत क्यों जाए। पहली बात तो ये बताएं, हमारे कोई इतने बड़े स्टेक्स नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि $3 बिलियन का हमने निवेश किया, हमने कोई निवेश नहीं किया वहां पर। हमने एड दी है, ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, और वो एड ऐसी ही होती है कि किसी गरीब को आप कुछ पैसा दो और वो गरीब उसका खाना खाए या उसका गंजा पिए, आप उसके बाद वापस नहीं लेते हो उसको। आप ये नहीं सोचते हो उससे कुछ कमा लेंगे। तो हमारा कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमको ध्यान देना है हमारी इंडियन पेनिनसुला को स्ट्रॉन्ग करने में नेवल पावर के रूप में, क्योंकि चाइना से वही युद्ध होगा जब भी होगा। नंबर एक। नंबर दो, मुझे जो पर्सनली लगता है कि अभी ये टाइम भी गलत है कि हम नॉर्दर्न, अगर हम करते भी हैं नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट, तो अभी ये समय इसलिए गलत है राजेश जी, क्योंकि देखिए वो पंचशील घाटी में तक के महदूद है। आपने पंचशील घाटी बतौर जर्नलिस्ट कवर की है, आपको पता है कि वो सबसे छोटा प्रोविंस है अफगानिस्तान का। वहां पर अब यस कभी यूएसएसआर भी कब्जा नहीं कर पाया था, चाहे वो काबुल से 150 किलोमीटर की ही दूरी पर, 125 किलोमीटर की। लेकिन वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि किसी को भी वहां सबसे कब्जा करना डिफिकल्ट मुश्किल है। टेरेन। लेकिन दूसरी बात ही, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। लेकिन आप ये बताइए, दो चीजें होती है। एक होती है कि अपने कब्जे को पर काबिज रहना, वो तो हो सकता है नॉर्दर्न अलायंस कर ले, लेकिन क्या नॉर्दर्न अलायंस अपने कब्जे का विस्तार कर सकता है? बहुत अनलाइकली दिखता है। क्यों? क्योंकि चलिए आप बोले कि इंडिया उसको कुछ दे, अब इंडिया किधर से देगा? क्या वहां पर अमेरिकन कोई बेस है जिससे हम सपोर्ट कर सकते हैं? उत्तर आएगा नहीं। क्या पाकिस्तान के थ्रू हम देंगे? हम नहीं दे सकते। क्या हम ईरान के थ्रू जाएंगे? हम नहीं कर सकते। अब या तो पूरा प्लेन घुमा के करें, उसको कितना महंगा पड़ेगा। जो लोग कहते हैं तजिकिस्तान में हमारी 2 बेसिस हैं एयरफोर्स की, बिल्कुल है, लेकिन ये मत भूलिए कि वो जो 2 बेसिस हैं वो रशिया के साथ पार्टनरशिप में हैं, और रशिया जो है वो अभी जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ दिख रहा है। तो तजिकिस्तान की बेस, तजिकिस्तान की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जो सामरिक दृष्टिकोण से उसके पास एक स्क्वाड्रन है केवल फाइटर प्लेन्स की खुद की। तो एक स्क्वाड्रन मतलब 18 जहाजों की। तो उसका कुछ भी नहीं है। 2 बेसिस है, हमारे प्लेन्स हैं, हमारे पायलट्स हैं उन बेसिस पर, लेकिन वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रशियंस हैं। तो रशिया का वो, देखिए हमको ये भी समझना चाहिए कि तजिकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ, जिसको सॉफ्ट अंडरबेली हाँ कहते हैं, वो रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली है। अगर भारत वहां ज्यादा कुछ करता है तो रशिया से हमारे रिलेशन खराब होंगे, जो हमारे लिए कोई हितकारी नहीं है। कि हम, आप बताइए मुझे, हम नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करने के लिए क्या रशिया से रिलेशन खराब करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे स्टेक्स नहीं है भाई वहां पर। यस यू आर राइट। अच्छा, मैं जो अब एक बात एक बोल बात रहा हूँ, बताइए अभी कि तक सर, एक मिनट, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट वन मोर थिंग। मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं, अभी कोई पॉलिसी पेपर तो सरकार ने दिया नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है सरकार का मन जरूर सोच रहा है। मोदी सरकार इस चीज में बड़ी अच्छी है। क्यों बोल रहा हूं मैं?
कि परसों जो एक घोषणा हुई कि ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी तक हैदराबाद में बन रही थी वो अब बनेगी लखनऊ उत्तर में। प्रदेश में। अब लखनऊ में क्यों बन रही है आप समझिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है लखनऊ की। क्यों? क्योंकि जो साउथ इंडिया में कल से चाइना से कोई वॉर होती है, इंडो पैसिफिक में वॉर होती है, क्वाड जिस तरह से एक्सपेंशन कर रहा है, चीजें जो वहां खराब हो रही है, मुझे लगता है कि ताइवान पर मेरी बात मान के चले कि विद इन 5 इयर्स हो सकता है, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, चीन हमला करने वाला है ताइवान के ऊपर। तब स्थिति क्या होगी हमको नहीं पता। यदि हमारे ये सेटअप साउथ इंडिया में, वो ज्यादातर हमारे डीआरडीओ के जो सेटअप्स हैं वो दक्षिण भारत में है, चाहे वो, और हमारे जो HAL के सेटअप भी वो दक्षिण भारत में अधिक है, बेंगलोर वगैरह में, तो उनको टारगेट करना चाइना को आसान होगा। लेकिन लखनऊ एक ऐसी जगह है उत्तर भारत की जिसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जिस पे अटैक करना आसान नहीं होगा चीन के लिए भी। तो भारत सरकार शायद वो चीजें सोच रही है जो हम बात कर रहे हैं आज। लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट है राजेश भाई, इस देश का तथाकथित इंटेलिजेंसिया और मीडिया इन चीजों पे बात नहीं कर रहा। वो यही रो रहा है कि वहां पे ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है। अरे भैया छोड़ो ना उनको, अपना हित देख लो कि हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। इसको, देश को कैसे अब तगड़ा बनाओगे? अब एक बात ये थी डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग, अभी अजीत डोभाल ने हालांकि कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, पर उनकी कोई एक इनफॉर्मल टॉक हुई। फिर अभी जनरल रावत जो हैं, बिपिन रावत, आज मऊ में ही थे, कल कल और परसों 2 दिन मऊ में थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया, दिल्ली में दिया था कि हम हर तरह से तैयारी है हमारी, और हम किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। फिर जो सैन्य अधिकारियों से जिनसे हमारी बात होती है, उन लोगों ने बताया कि तालिबान हमारे लिए कोई नया नहीं है, इससे पहले भी जो पेशावर से जो लोग आते थे वही तालिबान हैं। तो ऐसा नहीं कश्मीर घाटी में कोई हमारे लिए कोई नया काम हो जाएगा तालिबान आने से। तालिबान हो या कोई भी हो, और हमारी जो सेनाएं है वो सक्षम है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, जैसा अभी कुछ देर पहले भी अपन ने उस बारे में बात की, लेकिन उसकी और विस्तार से हमारी जो दर्शक हैं उनको अपन ये बताना चाहेंगे कि क्या इसमें जो एक ऐसा कहते हैं कि जो आपदा में जो अवसर जो होता है, तो क्या ये हमें आपदा में अवसर जैसी स्थिति प्रदान कर रहा है क्या, जो तालिबान वाला संकट है? भले ही दुनिया को कितना ही बड़ा लग रहा हो, पर क्या भारत के लिए ये आपदा में अवसर है? डेफिनेटली राजेश जी, आपदा में अवसर है मेरे दृष्टिकोण से तो है, क्योंकि पहली बार 1947 के बाद ये हो रहा है कि ये दोनों दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना एक जगह पर जाके कंसंट्रेट हो जाएंगे, वो है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी बेसिकली जो सीमा लगती है वो पीओके के माध्यम से, लेकिन हमारे कंट्रोल वाली सीमा आज की तारीख में नहीं है। और पीओके की जो सीमा है वहां पर तो हमारी कितनी मिलिट्री प्रेजेंस है आप बेहतर जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छा आप जानते हो, बीएसएफ कितनी है, फौज कितनी है, वो आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि ये दोनों जो देश हैं, जो इवल अलायंस एक्सिस है, चाइना चाइना पाकिस्तान की, इनका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अभी कुछ समय की विंडो है, ये साल सवा साल की, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। हाँ, ये साल सवा साल की विंडो जो खुली है, इसमें हम अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो हमारे एसेट्स डेवलप होना चाहिए, चाहे वो हमारे जो लोअर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला है, जो श्रीलंका के नजदीक आता है, वहां पर हो, चाहे हम दमन दीव का को करें, या हम जो हमारे दूसरे चेन ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, उनको और डेवलप करें। वहां पर देखिए ये कैसे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये अनसिंकेबल कैरियर्स हैं भारत के। जिस प्रकार के अमेरिका के कैरियर फ्लीट चलते हैं, ये अनसिंकेबल कैरियर फ्लीट से जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, और ये आगे आने वाली जंग में, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होगी, और होगी तो वो इसी क्षेत्र में होनी है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑयल की ऐसी डिपेंडेंसी बची नहीं है। धीरे धीरे दुनिया जो है ऑयल से बाहर निकल रही है, और जब अमेरिका हमको दिख रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़ रहा है, उसने ये भी डेडलाइन दे दी कि दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक वो इराक भी छोड़ देगा, तो वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को सुपुर्द कर रहा है सऊदी अरब, इजराइल और यूएई के हाथ में। वो खुद चाहता है कि अब वहां से निकल के इंडो पैसिफिक में जाए। तो जो भी घर्षण होना है वो घर्षण होगा इधर ही, और उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा ताइवान और जापान। और देखते हैं उस समय हमारे को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट कहाँ जियोपर्डाइज होते हैं। दो चीजें होती हैं कि या तो हम न्यूट्रल रहें उस समय,
कि दो बड़ी शक्तियां लड़ रही हैं, इनको थक जाने दो, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम फ्रेश क्या करते हैं। उसमें भी हमारी विक्ट्री होती है। स्ट्रेटेजी को दूसरी होती है कि यदि हमारे इंटरेस्ट जियोपर्टाइज होते हैं कहीं से, तो फिर हम अपने आप को पहले से तैयारी रखें कि हम उस जंग में पूरे पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि वो जंग जितना दूर हो सके साउथ चाइना सी में हो। तो ये इन चीजों की तैयारी के लिए अभी तक समय नहीं मिल रहा था। देखिए, हमने वेस्टर्न थिएटर जो हमारा पाकिस्तान वाला था उसको खूब डेवलप किया, लेकिन पिछले 1.5 साल से आप देखिए कि जो जो हमारे ईस्टर्न थिएटर में लद्दाख में हुआ, उसके बाद हमारा पूरा के पूरा ध्यान किस तरफ चला गया? लद्दाख वाले ईस्टर्न थिएटर पे चला गया। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये ठंडा होगा, जानबूझ के चीन और पाकिस्तान मिलकर वेस्टर्न थिएटर को गर्म करेंगे। तो ये मिलके करते हैं कि एक थिएटर में इंडिया का दिमाग लगा रहे, ताकि हिंदुस्तान जो है वो पूरी तरह से अपनी फौजों का नवीनीकरण नहीं कर सके, सैन्य रिफॉर्म्स नहीं कर सके, नेवल फ्लीट्स को डेवलप नहीं कर सके। और यही चीज को करने की एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी की विंडो है, साल भर 1.5 साल की विंडो है, उसको उपयोग कर ले हम। जी, आज जो हमारा जिस टॉपिक पे हमने बात करी और जो विचार आपने रखे, ऐसी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जिन्हें इस तरह के विचार कहीं पर भी नहीं मिले होंगे, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पर इतनी गहराई तक अभी तक शायद किसी ने नहीं छुआ जैसा डॉक्टर साहब आपने छुआ है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।